अगर हमने एफआईआर करी और अली के नाम करी, अतीक के लड़के के, और मजबूती से लड़ रहे हैं, आज 2 साल माले हो तो गया 4 साल, लेकिन एफआईआर करे हुआ 2 साल 1.5 साल, तो कहीं ना कहीं ये बाबा जी की सरकार की वजह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। अतीक और अशरफ की हत्या हो गई, लेकिन अतीक के आतंक की चर्चा अभी भी है, क्योंकि उसका आतंक क्षितिज के समान है और उसके आतंक में न कोई रिश्तेदार, न कोई नातेदार, न कोई परिवारवाद, सब और सब एक जैसे। उसी की कहानी सुनाएंगे खुद अपने ही अंदाज में मोहम्मद जीशान भाई, क्योंकि वो दर्द इनके ऊपर बीता हुआ है। वो अतीक के रिश्तेदार भी हैं। बताइए क्या क्या हुआ था आपके साथ। देखिए, हम लोग व्यापारी लोग हैं। हमने व्यापार करना स्टार्ट किया 2017। व्यापार हमारा 2015 से हमने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन स्ट्रगल करना और कामयाब होना 2017 में हम थोड़ा सा ठीक ठाक हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया था। तभी अतीक अहमद भनक लगती है कि मैं काम कर रहा हूँ, तो अतीक अहमद जो है मुझको जेल से रह के फ़ोन करता है। मुझे लगता है उस समय देवरिया या बरेली कहीं जेल में था, इतना नहीं याद है मुझे। फ़ोन करता है, कहता है बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जाओ ऐसा ही घर पे मिल लो। तो फ़ोन पे आ गया तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिल में डर बैठ गया। फिर उसके हमने फ़ोन करता है, मैं जाता हूँ अपने परिवार से बताता हूँ कि ऐसी ऐसी बात है। परिवार समझाते हैं कि देखो, या तो इसको पैसे देने पड़ेंगे, या तो घर की ज़मीनें इसको लिखनी पड़ेगी, और नहीं तो पीछा छोड़ने वाला नहीं नहीं है, पीछा पड़ा ही रहेगा ये। तो ये सब बात हम लोग रात भर डिस्कस की, रात भर उस दिन सोए नहीं हम लोग जिस दिन इसका फ़ोन आया था। तो फिर मैंने सोचा कि वैसा है कि इस गुंडे के आगे झुका ना जाए, ना तो इससे लड़ा जाए ना तो इससे झुका जाए। हमने मोबाइल बंद करके अपना मैं गोल हो गया। गोल क्या हो गया, मतलब चला गया, लखनऊ चला गया, फिर बहुत दिन कानपुर में था, फिर मैं आता जाता रहा। लेकिन इसने अब पड़ गया पीछे, इसके दिमाग में कोई चीज़ आ गई तो जब तक ये उस चीज़ को झुका ना दे, ये मानने वाला नहीं रहता था। तो उसके बाद जब मैं जो है घर आता, तो घर भी मेरा रोड पे था, साले गाड़ी देख लेते थे, मतलब इसके गुर्गे लोग, तो वो मेरे पीछे लग जाते थे। रात को मेरे घर पे ईंटा चला देते थे, तब भाड़ बूढ़ हो तो मेरे परिवार थोड़ा डर जाए। हम लोग समझ जाते थे यही करा रहा है। फिर उसके जब हम लोग निकलें तो इसके गुर्गे लोग गाड़ियों को हॉर्न बजाएं, आगे से रोक लें, बहुत सारी चीज़, बहुत परेशान किया। आपको मैं उसका ठीक से बयान भी नहीं कर पा रहा हूँ। फिर ये सब चीज़ें चली 3 से 4 साल। जब इसने देखा कि मैं नहीं झुका, मैं नहीं गया मिलने, मैंने नहीं किया बिजनेस के साथ, इसको रंगदारी नहीं दे रहा हूँ मैं, तब ये जो है 31 दिसंबर 2021 का समय था, शाम का समय था। हम लोग बैठे हुए थे, ये अली अतीक आता है अपने 3 गाड़ियों से 25 गुर्गों के साथ। आती घेर लेता है, घेर के सब, हम लोग गाड़ी तो उसके पहचानती थे, अचानक घुस आया। फिर उसके बाद राइफल पिस्टल कट्टे सब लगा देता है वो। फिर कहता है लो अब्बा से बात करो, फ़ोन लगा देता है स्पीकर ऑन करके। तो बात करता हूँ, उनका जी बताइए। क्या तुमको बहुत नेतागिरी आ रही है, तुमको इतने समय से कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, वो इलाहाबादी भाषा में बोलता है। हाँ, कैसे? इसके ऐसे कहा कि तुमको नहीं, तुझको बहुत नेतागिरी आ रही है, तुझको बहुत दिन से समझा रहे, नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा ही ज़मीन या हमार बीबी शाइस्ता परवीन नाम लिख दे, और या तो 5 करोड़ रुपए की रंगदारी दे दे। तो अब उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कहूँ तो क्या, वो ना कह देता हूँ तो इतने असलहे लगे थे ऊपर से नीचे तक मेरे ऊपर कि अगर शायद गोलियाँ चला देते तो हो सकता है मेरे बॉडी का एक हिस्सा ना मिलता। तो फिर उसके बाद मैं जो है कुछ, जब मैंने नहीं बोला 30 सेकंड 40 सेकंड तक, उधर से बोल ही रहा था लगातार। तो उसके बाद जब कहता है साला ये जवाब नहीं दे रहा अली, इनको मार के सालों ख़त्म करो। तो उसके बाद ये लोग तबातोड़ मारने लगते हैं। उसके मेरे पीछे से रास्ता है, मैं भागता हूँ, ये लोग मुझे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब उस समय जान पे थी तो बहुत जान छोड़कर मैं भागा। सीधा सीधा लोग गोलियाँ चलाने लगे। बहरहाल मैं किसी भागने में कामयाब हो गया और मैं सीधा कई थाने गया, वहाँ फोर्स को बताया। अच्छा, उसके साथ साथ ये हमारे पर हमला करने के साथ साथ ये जीसीबी मशीन लाए हुए थे, जिससे पूरा मेरा घर तोड़ डाला, मेरा कमरा तोड़ डाला, मेरी ऑफिस तोड़ डाली, मेरी पूरी बाउंड्री गिरा दी। इसकी वीडियो भी वायरल है मेरे पास, और भी वीडियो है, अगर आपको चाहिए मैं दे दूंगा। तो उसके बाद जब मैं करेरी थाना जाता हूँ तो वहाँ फोर्स लेके आता हूँ, तो फोर्स अपने आँखों से उसने देखा बम चल रहे हैं, गोलियाँ चल रही, आवाज़ आ रही ठाएँ ठाएँ। उसके बाद जो है
जेसीबी मशीन गिरा रही है, लेकिन उसमें पुलिस वाले बहुत कम थे। उन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, 20 से 25 लोग थे और पुलिस वाले सिर्फ 5। उसके बाद जो है जब पुलिस वालों को देखते हैं तो भागते हैं वो लोग, सब इधर उधर सब भागने लगे। तो पुलिस हिम्मत दिखाती है, वहाँ पे मौके पे दौड़ा के 2 लोग को पकड़ लेती है, जेसीबी पकड़ लेती है। फिर उसके बाद उन्हीं के पास से वीडियो में आप देखेंगे यहाँ से 2-2 पिस्टलें निकल रही है। सैब माया है, गैंगस्टर है, बहुत बड़ा बनवास है। फहाद लड़का पकड़ गया। फिर उसके बाद मेरी एफआईआर होती है, उसमें सबके नाम एफआईआर होती है। आज सभी जेल में उसमें है। फिर उसके बाद अतीक अहमद को ये लगा कि मैंने एफआईआर उसके लड़के फंसा दिया, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। जहाँ तक मैंने सुना है कि अली के ऊपर पहला एफआईआर कोई कराने वाला है तो वो मोहम्मद जिशान भाई है। जी जी, एकदम सही सुना है कि देखिए आतंक तो बहुत बढ़ गया था अली का। बुला के किसानों को मारना पीटना, घर में धमकी देना। आपको बता दूं, 1-2 औरतें थी यहीं सागंज की, उन्होंने बेचारे 2002 में प्लॉट लिया था। उस समय प्लॉट की कीमत रही होगी 200 गज प्लॉट की कीमत रही होगी 3 लाख रुपए। जंगल था और लिया किससे था? अतीक अहमद से ही लिया था। उस समय अतीक अहमद का काम देखता था, कपिल देव त्रिपाठी वकील थे, उनसे खरीदा था। ये लोग आते हैं, उनकी ज़मीन को बराबर कर देते हैं, प्लाट गिरा देते हैं, 200 घर गिरा देते हैं। वो बेचारी औरतों को पता चल जाता है उनके मियाँ लोग सऊदी में हैं। जब वो लोग आते हैं देखती हैं कि मेरे प्लॉट को बराबर कर दे, इसमें कोई और काम लगा हुआ है, तो बेचारी नकाब पहने हुए थे, हम लोग तो अपने आंखों से देखा, ये बगल का ही मामला है। वो रोने लगी। उसमें से काफ़ी उम्रदार थी, वो बेहोश हो गई बेचारी उस समय। तो उसके बाद जो है जब बेहोश हो गई तो अतीक के गुर्गे लोग आते हैं, कहते हैं आई सब नाटा नोटंगी ना करो, चलो भागो, ये है वो है वगैरह वगैरह करती हैं। तो उसके बाद जो है बेचारी अब कहाँ जाएं, पुलिस पास एफआईआर में कोई दम रहता नहीं है। अगर आप प्लॉट कब्जा उब्जा करने के बहुत छोटी मोटी एफआईआर होती है, उसका बहुत फ़ायदा उठाते थे ये लोग। तो उसके बाद जब देखा कि जो है कुछ होना नहीं है, तो ऐसा कहा कि ऐसा तुमने कितने का लिया था प्लॉट? तो उन्होंने बताया भाई हम लोगों ने 3 लाख का लिया था, उसके गुर्गे लोगों से। और आज की उस प्लाट की कीमत थी, 200 गज की प्लाट की कीमत थी कम से कम यहाँ 40 लाख रुपए। अच्छा। हाँ, बहुत एकदम शहर के बीच में हो गया, मतलब पूरा शहर बस गया चारों तरफ। यकीन कर लीजिए 1.5 लाख रुपए उसके लोग दे के उसका पूरा 200 गज लिखा लेते हैं। 1 घंटे तक बेहोश पड़ी थी यहाँ पे। आपको बता दूं, मैं तो नहीं गया उसके पास में, लेकिन मैंने अपने लड़कों को भेज के उनको गाड़ी से छुड़वाया था शहर में। अच्छा। हाँ, और मैंने लेकिन कहा था कि एफआईआर कर दो, लेकिन वो मुझे एफआईआर करने नहीं गई थी। आज उस प्लॉट पे दूसरों का मकान बना हुआ है, लेकिन उनकी भी कोई गलती नहीं है। वो भी कस्टमर जो खरीद ली, उन्होंने पूरा पैसा दे के खरीदा, उनकी क्या गलती है? तो इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत जराइम है, बहुत गुनाह है। आज उसी गुनाह का अजाब देख लीजिए किस तरह इनके पलट के आया है। लूटने वाला, बेगुनाह को कत्ल करने वाला, वो इंसान सोच ले कि हम राजा हैं, तो एक ना एक दिन देखिए उसका अंत होना है। आप लोगों ने सबने देखा किस तरह उस चीज़ का अंत हुआ है। बिल्कुल। जिस तरीके से अतीक को जब ये पता लगा कि उसके बेटे अली के ऊपर आप एफआईआर करा दिए हैं, उसके बाद अतीक और बौखला गया। इस तरह बौखला कर यकीन कर लीजिए कि समझ लीजिए कि निकलते थे गाड़ियाँ आगे पीछे गुर्गों की। और मेरा एक दोस्त था, बता दें मुकर्रम नाम है उसका, उसको पकड़ा गया, उसके कान को उसके गुर्गों ने नोचा यहीं कलेर थाने के आगे, क्या नाम है, सान पैलेस, वहाँ पास बहुत नोचा गया। कह दो केस वापस ले ले अपने दोस्तों से। एक मेरा दोस्त आमिर था, उसको भी बहुत समझो टॉर्चर किए इन लोगों ने, उसके पीछे आगे पीछे गाड़ी कई बार रोकी, मतलब ताकि वो लोग मुझसे मिले ना, उनके अंदर ताकि मैं एकदम अकेला हो जाऊं। और इसी तरीके से एक सदाब था मेरा दोस्त, करामत चौकी का रहने वाला, उसको भी बहुत इन लोगों ने फ़ोन कर करके टॉर्चर किया। इस तरह मेरे दोस्तों को, रिश्तेदारों को बहुत परेशान करते थे कि बस कि ये टूट रही हो। यकीन कर लीजिए ये ऊपर वाले की देन थी। और कहीं ना कहीं देखिए बाबा जी की सरकार थी, तो ऐसा लग रहा था इनसे लड़ते रहो, एक ना एक दिन ज़रूर ऊपर वाला इनसे हिसाब लेगा। अब तो वो आप लोग के सामने ही आप खुद ही देख रहे हो। और कहीं ना कहीं देखिए हम आपको बता दी, जो सरकार है, इस सरकार में इंसान जानता है कि अगर सामने वाला गुंडा है
और मैं एक शरीफ या सीधा व्यापारी या इंसान हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी सुनवाई होगी, गुंडे की सुनवाई नहीं होगी। और गुंडे के खिलाफ हम अगर लड़ेंगे तो बाबा जी उसके लिए जरूर एक्शन लेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार में ये हम लोग को फील होता है। आप जिस तरीके से अतीक के आतंक के सामने खड़े हुए, सरकार के जो भी रवैया है, बाबा सत्ता में है, उसको लेकर भी आपके अंदर कोई हिम्मत आई? अगर हमने एफआईआर करी और अली के नाम करी, अतीक के लड़के के, और मजबूती से लड़ रहे हैं, आज 2 साल माले हो तो गया 4 साल, लेकिन एफआईआर करे हुआ 2 साल 1.5 साल, तो कहीं ना कहीं ये बाबा जी की सरकार की वजह से, अगर यकीन कर लीजिए पहली पहली जैसे सरकारें होती, मैं किसी सरकार को कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमने देखा है कि गोलियां चलती थी, ला के लोग पीटे जाते थे, और एफआईआर तो होती नहीं थी, और कहीं किसी दबाव से अगर एफआईआर हो गई तो कचरे के डब्बे में पड़ा रहता था। तो इस सरकार में लेकिन ऐसा नहीं है, अगर एफआईआर हो गई तो उसको वो अंजाम तक पहुंचता है। 8 1.5 साल हो गया अली के नाम एफआईआर हुए, अभी भी जेल में है, हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दी। तो देखिए इस सरकार में गुंडे माफिया छूटते नहीं हैं। पहले की सरकार को तो आपको खुद पता है कि पहले की सरकार कैसी होती, तो गुंडे जेल में भी रहते थे, बाहर रहते थे, सब एक जैसा चलता था। अतीक आपका रिश्तेदार भी है? हाँ, वो क्या नाम है, हमारी बड़ी भाभी हैं जो उनकी सगी साली हैं, कह लीजिए कि हमारे भाई साड़ू लगते हैं। देखिए तो गद्दी बिरादरी हम लोग हैं, तो बिरादरी में हर कोई कोई ना किसी का रिश्तेदार होता है, कोई सब एक दूसरे में ही शादी होती हैं, तो ये तो वो भी बिरादरी का था, हम लोग भी गद्दी बिरादरी के हैं, तो रिश्तेदार बनना रिश्तेदार बन गए। जिस तरीके से आपने बताया कि अतीक का फ़ोन आपके दोस्त के पास आता है कि बीच बिचौलिए के लिए, कि आपके साथ न रहे, समझौता हो जाए, आप बातचीत कर लें, उस तरीके से कभी आपके भाभी के ऊपर दबाव बनाया गया कि आप जो है समझाइए, बीच बिचौलिया कीजिए? ऐसा है कि जब हम लोग का झगड़ा बढ़ा तो हमारी भाभी की और शाइस्ता परवीन की बातचीत बंद हो गई। अच्छा। क्योंकि हमारी भाभी को ये लगा कि हमारे देवर को और हमारे हस्बैंड को ये लोग नाजायज़ बहुत परेशान कर रहे हैं, हम लोग कमा खा रहे हैं, तुम अपना कमा खाओ। ज़बरदस्ती फ़ोन करना, बुलाना, तो जैसे ना हमारी भाभी भी नहीं झुकी, ना हमारी भाभी ने कभी उनसे बात करी, और वो सोचती रही होंगी कि आके हमसे बात करें, पर ना हमारी भाभी ने बात किया कभी, और ना फिर हमारी भाभी ने, यकीन कर लीजिए, अपना मैका भी जाना छोड़ दिया था इसी चक्कर में। हाँ, कि मैके जाएंगे तो कहीं ना कहीं शाइस्ता परवीन से सामना होगा, बातें होंगी, इस वजह से उन्होंने अपने मैके से भी दूरी कर ली थी। भाभी जो हम लोग के साथ दे रही थी, हम लोग के साथ थी, वो आज भी है। शाइस्ता का बहन से कोई लगाव नहीं रहा कि नहीं कुछ बातचीत हो? देखिए अब हम लोगों से तो कभी ऐसी कोई चीज़ बयान नहीं करी भाभी ने, लेकिन देखिए बहन बहन दिल में एक दूसरे के लिए हमदर्दी हो ना हो, ये तो हम लोग नहीं समझ सकते, लेकिन मुंह से कभी हम लोग के सामने से बात नहीं करी। और जब से हम लोग के बीच विवाद हुआ है, भाभी हम लोग के साथ हमारा साथ देती हैं, और ना ही वो अपने मायका भी उन्होंने छोड़ दिया था ताकि शाइस्ता से कोई मुलाकात ना हो, और ना ही वो किसी से बात करती थी उधर उधर के लोगों से। 2017 में जब आपको परेशान किया जाता है, उसके बाद जिस तरीके से अतीक का आतंक था, उसको लेकर हर एक इंसान के अंदर बहुत सारा डर था, आपके अंदर भी वो डर आया। परिवार ने कैसे सपोर्ट किया आपको? देखिए परिवार ने ही बहुत सपोर्ट किया, जो मैं लगातार इस गुंडे के सामने खड़ा रहा, इसके गुरु के सामने खड़ा रहा। अब मैं अपने मुंह से तो कहूँगा तो शायद हो सकता है आपको यकीन ना हो, अब हमारी बिरादरी में या आसपास पूछ लीजिए, बहुत दबाव डाला। मेरे दर पे कोई और होता झुक नहीं जाता, बल्कि अपनी एक एक चीज़ों को लिख देता। लेकिन देखिए ये कह लीजिए कि बस कहते ना कि हमारे धर्म में भी है कि जालिम के आगे ना झुको, और जालिम के खिलाफ अगर तुम बोलने लायक हो तो बोलो। मैंने बोला भी, मैं अभी से नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस समय भी जब मेरे पर हमला हुआ, वीडियो वायरल हुई, उस समय भी मैंने जालिम के लिए बहुत बोला, और आज भी बोल रहा हूँ, और मैं मरते दम तक बोलता रहूँगा। जिसने जो जुल्म किया है उस जुल्म के बारे में लोगों को बताता रहूँगा। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं मुझे उल्टा सीधा कह रहे हैं कि इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं तो उन लोगों को ये सवाल करना चाहता हूँ, जिस तरह हमको 5 साल परेशान किया गया, हमारी गाड़ी रोकी गई, हमारे घर पीटे चलाए गए, हमारी ज़मीनों को लूटा गया, कई ज़मीनें हमारी ऐसी थी जिसको अतीक अहमद ने लिखवा लिया, क्या नाम है,
हम लोग खरीदे थे, उसको लिखाए नहीं थे तो उसने लिखवा लिया। तो इस तरीके से जो हमारा जुल्म हुआ, तुम्हारे ऊपर जुल्म होता तो हम तुमसे पूछते। आज आप कह रहे हो कि ये गलत कर रहे, वो कर रहे हैं। हम जुल्म के खिलाफ हमेशा लड़े हैं, और ये अतीक अहमद नहीं, कोई भी जुल्म करेगा उसके खिलाफ बोलेंगे। और बाबा जी की सरकार है, और हमें नहीं लगता इससे अच्छी सरकार कभी आई है। हर हर जिसके ऊपर जुल्म हो उसको बोलना चाहिए। अपनी जुल्म सहोगे तो सहते ही चले जाओगे, सब लुट जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, ये अतीक हिसाब किताब कैसे करता था कि ये जमीन इसने कब्जा किया है या इसने खरीदी है तो इसमें से हमको इतना रंगदारी चाहिए? गुरुओं की टीम रहती है उसकी, गुरुओं की 2 टीम रहती है उसकी। अच्छा। एक गुर्गे जो किसानों को डरा धमका के लाते हैं और लिखवाते हैं। एक गुर्गे की वो टीम होती है जो रंगदारी वसूलती है, प्लस अब अगर मुझसे रंगदारी वसूलनी है उनको, तो वो मेरे बारे में पहले पता कराएंगे, पता करेंगे कहाँ कहाँ काम कर रहा है। फिर वो अतीक अहमद को बताएंगे, शाइस्ता परवीन को बताएंगे कि ये यहाँ यहाँ काम कर रहे हैं। फिर वहाँ से ऑर्डर होगा कि जाओ ऐसे उनको घेरना स्टार्ट करो, फिर तो आएगा ही मेरे पास। फिर तोड़ भांज करेंगे, फिर अच्छी खासी रंगदारी लेंगे। तो देखिए, ये तो जिसका नेटवर्क यहाँ से दुबई और दिल्ली, बॉम्बे, सारे जहाँ में हो। इलाहाबाद तो बहुत छोटा से है। यहाँ आप, इलाहाबाद एक ऐसा शहर है, आप दूसरे कोने में किसी को थप्पड़ मारो, यहाँ वाला बड़ बताएगा कि यार उस कोने में यार उसको एक हाथ मार दिया है। ये दिल्ली बॉम्बे नहीं है कि आप बगल वाले से कोई मतलब नहीं रख रहा है। तो इस तरह कोई चीज़ें छुपती नहीं थी। फिर जैसे जब पहले उसको सर्च करा लेता था, फिर घेरता था, फिर बुलाता था। 99 लोग उसको पैसा देते थे, काम करते थे और उसको देते थे पैसा। और जो नहीं देता था, फिर उसकी नज़र में दुश्मन, फिर उसकी दुश्मनी झेलो, उसका टॉर्चर झेलो। सबको फ़ोन लगा लगा कि उसका सबसे गंदा काम क्या रहता था पता है? जैसे दुश्मनी होगी, इंसान दुश्मन है, चलो दुश्मनी हो गई, दोस्तों को फ़ोन लगाएगा, रिश्तेदारों को फ़ोन लगाएगा, उससे मिले हो, अब मिलोगे तुम्हारा पैर काट लेंगे, हाथ काट लेंगे, उसके गुर्गे लोग। तो इतना घेर, इतना दबाव बना लेता, आदमी एकदम अकेला हो जाता था। मैं भी अकेला हुआ हूँ। कुछ मेरे बहुत दोस्त हैं, सब ने साथ छोड़ दिया था मेरा। 2 4 5 दोस्त बचे थे, आज भी वो हैं। और बहुत सारे रिश्तेदार हमारे ऐसे थे जो हम लोग से किनारा कर लिए थे। कुछ रिश्तेदार थे जो हमारे साथ मर मिट रहे थे। तो ये जो उसने, देखिए कुदरत की मार आप देखिए, जैसा वो करता था। आपने देखा कि जब यही अतीक अहमद पहले आता था, पेशी पे आता था या कहीं भी जाता था, जेल से आता था तारीखों पे, इतनी बड़ी भीड़ें आ जाती, जनसंख्या आती थी। ऊपर वाले ने उसको दिखाया कि जैसे वो अपने दुश्मन को एकदम परेशान कर देता था, अकेला कर देता था, कोई मिले ना। देखिए आखिरी में देखिए, एक भी आदमी उसके आगे पीछे नहीं चल रहा है। नहीं, और जो है अतीक उसी तरीके से प्रयागराज में घुमाया गया, जंजीरों में जकड़कर। उसके बाद उसका अंत भी इस तरीके से हो गया, जिस लोगों को बेखबर थे लोग कि इस तरीके से उसके आतंक का अंत भी होगा। हाँ, ये बात तो एकदम सही आप कह रहे हैं कि किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि इस तरह आतंक का अंत होगा। और जिस तरह जंजीरों में वो टहलाए गए। कहते हैं, हमारे में कहते हैं कि ऊपर वाला जब किसी को मौत देता है तो पहले उसके गुनाहों की सज़ा उसको दिखा देता है। तो पहले देखिए वो आए, पूरे शहर में उनको पुलिस ने टहलाया, मान लीजिए कहाँ असलहा छुपा था, कहाँ कोई चीज़ दफन है, तो हर जगह गए, यहाँ गए, कौसाम्बी में गए, अपने गांव आखिरी बार आए कि जो एक लास्ट वीडियो चल रही है ना, जो जंगल से निकल रहे हैं, वो यहीं पीछे की है। हाँ, कसारी मसारी गांव के बाद थोड़ी दूर जाएंगे तो है। तो कहते हैं ना, ऊपर वाले ने उनको पहले सब कुछ दिखाया, ऊपर वाले ने उनकी तबाही दिखा दी कि उनके पास कुछ नहीं बचा। ऊपर वाले ने उनके सामने उनके बेटे की मौत बहुत बड़ा बोझ होता है, बाप के लिए बहुत बड़ा बोझ होता है। वो भी उनको ऊपर वाले ने दिखाया, क्योंकि उन्होंने भी हमेशा किसी न किसी की जान ली। किसी के बाप को मार दिया, किसी के भाई को मार दिया, किसी के बेटे को मार दिया, बहुत तकलीफ़ें, बहुत बद्दुआएं ली। तो जिस तरह उन्होंने किया, ऊपर वाले ने वैसा इंसाफ कर दिया। अब इसको दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन मैं तो ये आसमानी इसको वो कहूँगा। और बाबा जी की सरकार थी, इस वजह से सब चीज़ें हो गई। नहीं तो समझ लीजिए कि असद भी था, पहले जैसा भी था, लेकिन बाद में तो उसका रूप ही बदल गया था। और बहुत बड़ा ये भी आगे चल के हो सकता है अतीक अहमद 4 कदम आगे रहता। बिल्कुल।
आपके जवाब से मेरे मन में 2-3 सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से आपने गांव का जिक्र किया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं कसारी मसारी इलाके में हूं इस समय। और मुझे जहां तक पता लगा कि इस इलाके में 4-5 लोग ही जमींदार लोग थे, जिसमें से बहुत सारे लोगों को परेशान किया गया। शायद आप ही एक अकेले हैं जो उसके सामने डट कर खड़े रहे। एकदम आपने, अगर ये चीज़ आपको पता चली है तो ये 100% सही बात है। बहुत बड़े बड़े किसान थे, 100 बीघा ज़मीन थी। आज उनके पास सिर्फ उनके घर बचे हैं। और वैसे ही किसानों में से किसान हम लोग भी थे। हम लोग की 50 बीघा ज़मीन है। हम लोगों ने अपने बाप दादे कोई ज़मीन बेची नहीं। हमारा अच्छा खासा अनाज आता था। हमारे बाप इंस्पेक्टर थे, हमारे दादा इंस्पेक्टर थे। तो कहीं ना कहीं जो है अतीक अहमद ने हर किसानों की ज़मीन ले ली। हर किसान, कोई एक नहीं बचा। अगर सिंगल बचा है तो कोई हम ही लोग बचे हैं। समझे, क्यों हम लोगों को कोई इतनी भूख भी नहीं थी कि हम लोग अपनी ज़मीन बेचें। और जब जब घेरा गया, आपको बता दें एक और बात बता दो, अभी ये बात मैंने किसी को बताई नहीं है। जब चकिया, जब ये विधायक बन गया तो चकिया की रोटी बहुत पतली हुआ करती थी। तो इसने ऊपर से सेटिंग करके इसने रोड बनवाई। रोड ऐसे नहीं बनवाई, जबरदस्ती इसने सबके घर के सामने से, सबके घर जैसे गलियां रहती थी, छोटी छोटी गलियां रहती थी पहले, तोड़ दिया सबका। इसे अपने घर तक इसने चौड़ा कर लिया। उस समय भी इसने हमारे घर के पास हमारी सबसे ज्यादा जमीन इसने रोड में ले ली और एकदम चौड़ा कर दिया। अब हमारे घर पूरे चकिया की रोड घूम लीजिए, सबसे चौड़ी रोड हमारे घर के पास पाएंगे। तो हम लोग कहीं ना कहीं किसान पुराने थे, हमारे बाप दादा पुराने थे। तो ये बहुत पहले से एक समझ लीजिए खानदान ही परेशान कर रहा था हम लोगों को। हाँ, लेकिन इसके साथ बहुत बड़ा आदमी बन गया था, इंटरनेशनल माफिया हो गया था, कौन एग्जाम लड़ता। लेकिन खुदरत इंसान को दिखाता है। हम लोग तो ऐसे कोई लड़ने झगड़ने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन देखिए, इसके सामने डट के लड़ाई की हमने, और कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने हमको इस लड़ाई में जिताया। बाबा जी की सरकार में कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत राहत मिली। कोई और सरकार होती तो मरे कटे पड़े होते। ससुर खदरी नदी है, पता नहीं अतीक अहमद ने कितनों को इस नदी में बहाया है, इतिहास यहाँ का। और हम लोग बह गए होते हैं, लेकिन आज कुछ और, वक्त कुछ और हो गया है, वो आप लोग के सामने है। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि गद्दी समाज में जो है आपस में शादियां होती हैं, तो जिस तरीके से आपका अतीक से रिश्ता रहा, तो आपके और भी रिश्तेदार होंगे जो अतीक के रिश्तेदार होंगे या कनेक्शन होगा। तो जब आपके ऊपर वो संकट आया तो वो रिश्तेदार आपके साथ दिए? देखिए, सभी रिश्तेदार थे एक दूसरे के, लेकिन हम लोग के बस हमारे, आपको बता दें, मैं नाम लेके बता दें आपके मार्फत से, हमारे मौसी के परिवार सिर्फ हमारे साथ थे। बाकी सब अपना रास्ता बदल चुके थे। सब रास्ता बदल चुके थे। कोई साथ नहीं दे रहा था हम लोगों का। सिर्फ मौसी का हमारा परिवार था, जिन्होंने डट कर हमारे साथ लड़ाई लड़ी और आज भी डट के हैं। और हम लोग मिल के हमेशा, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक इनकी खिलाफत करेंगे। क्योंकि ये लोग अभी भी हमको बहुत ज़्यादा, ये इनके गुर्गे लोग टारगेट पे लिए हुए हमारे लिए बोल रहे हैं उल्टा सीधा। लेकिन मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, कुछ भी कर लो, बाबा की सरकार है, डंडा चलता रहेगा। जिस तरीके से आपने बताया कि अतीक को जानकारी इस तरीके से मिलती थी कि उसके गुर्गे हर तरफ होते थे, उसको जानकारी फिर शाइस्ता परवीन को। चर्चा भी यही है कि अतीक के जेल जाने के बाद उसका साम्राज्य शाइस्ता परवीन चला रही थी। देखिए, शाइस्ता परवीन को अतीक अहमद ने कालिया था, उसको दे दिया था। उसका कांकर वाकर पहले काम था, फिर उसके बाद वो काफ़ी स्पीड थी उसके अंदर गुंडा बनने की, तो उसको अतीक अहमद तैयार किया। फिर शाइस्ता परवीन दे दिया। फिर शाइस्ता परवीन उसको हर जगह भेजती थी, जिसको बुलाना तो बुलवाती थी, जिससे हिसाब लेना लेती थी। तो कहीं ना कहीं शाइस्ता परवीन अपने घर बैठ के सब चीज़ें करती थी। उसमें सभी जानते हैं, कोई मैं ही नहीं, सभी जानते हैं। जो अतीक अहमद तो बहुत दूर गुजरात जेल चला गया था। वो फ़ोन करता तो अगर लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं तो यहाँ दबाव बना रहता था ना। यहाँ शाइस्ता परवीन है, उनके गुर्गे हैं, उनके बेटे हैं, तो इस तरीके से वो चला रही थी, अपना साम्राज्य चला रही थी। अतीक अपने परिवार वालों को भी लॉन्च करता था, यानी कि अपने बेटे को धीरे धीरे करके। अब असद की उम्र देख लीजिए। देखिए, अशरफ को लॉन्च किया उसने एक अशरफ को मार के। अच्छा। एक अशरफ का मर्डर हुआ था, अशरफ नहीं मारा था उसको। फिर राजूपाल के मारा, उसको लॉन्च किया। मोहित को मारा, उमर को लॉन्च किया। मेरे ऊपर हमला हुआ,
अली को लॉन्च किया और असद वाला तो आप लोग के सामने है। तो किसी को लॉन्च करने के लिए उससे बड़ी वारदातें कराता था, हाईलाइट हो, अच्छा इसको बड़ा मज़ा भी आता था। जैसे आपको बता दे, जैसे कोई वारदात कराता था, ये फ़ोन लगा के सबको पेपर पढ़े हो, आज क्या चर्चा ही, तो ये सब चीज़ें बड़ा मज़ा आता था इसको कि इसकी चर्चा होती रहे, बस चर्चा में बना रहे हैं। चर्चा में बना रहे। अब देख लीजिए इस तरह चर्चा में अब बना हुआ है, चला भी गया फिर भी चर्चा में बना हुआ है। तो चर्चे के चक्कर में चर्चा हो गया, और कोई बात नहीं। आपने असद का जिक्र किया, उमेश पाल हत्याकांड से पहले यह भी चर्चा थी कि उसके गुर्गे आपके पीछे लगे हुए थे लगातार। उसके पीछे एक कहानी कुछ और थी कि उमेश पाल से पहले आप रडार पे थे। मैं रडार में बुरी तरीके से था, और इसीलिए था कि मुझे देखा लोगों ने कई लोगों ने आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि लोगों को ये लगा कि जब रिश्तेदार ही साथ ये इतना गलत काम कर रहा है तो ये किसको छोड़ेगा। देखिए इसका डाउनफॉल जो शुरू हुआ वो 2007 से हुआ। एक मदरसा कांड हुआ था, आप लोगों को शायद पता हो, बहुत चर्चित कांड था। मदरसा ठीक मेरे से के पीछे है, 2 लड़कियों को रात में निकाल के उनकी आबरू लूटी गई थी, और आजकल मीडिया में चल भी रहा है, मैंने देखा है, कई लोगों ने बोला उस पर। तो आप यकीन कर लीजिए उन दोनों लड़कियों की आबरू लूटी जा रही थी। जो हम लोग को जानकारी है, अशरफ के गुर्गे, अतीक गुर्गे दोनों थे, सबकी टीम अलग अलग रहती थी ना। यही ससुर खदेरी पे दोनों की आबरू लूटी जा रही थी, और अतीक अहमद के घर पे उस समय जश्न चल रहा था, बहुत बड़ी दावत चल रही थी, बड़े बड़े नेता आए थे, 4 लाख लोगों की दावत थी, 3 दिन तक चली थी वो। देखिए कौम का कोई अगर कौम का हमदर्द होता तो जो वो लड़कियों के साथ हुआ दरिंदगी, वो लड़कियां आलिमा कोर्स कर रही थी, कुरान पढ़ रही थी, रात को उनको निकाला जाता है मदरसे से 11 बजे रात को, फिर उनके साथ रात भर दरिंदगी होती है। अतीक अहमद को पता चलता है, चाहते तो दावत बंद कर देते हैं, क्योंकि कौम का मामला था, लेकिन दावत चलती रही। दावत तो चली रही, तो उसके बाद उस समय जो इंस्पेक्टर थे उनको जब पता चला कि मेरे गुर्गों लोगों ने ऐसा कर दिया है, तो इंस्पेक्टर को बुला के कहा जाता है कि यार उन लोग को गलती तो कर दी है उन लोगों ने, उनको बचाओ, किसी को फंसा दो। तो जब मामला बहुत हाईलाइट हो गया, मायावती जी भी आई उस समय, और बहुत ईंटा पत्थर चले, शहर में ये हो गया कि अतीक अहमद लोगों बचा रहे हैं उन लोगों को, तो उसमें जब बहुत दबाव हो गया, बहुत मीडियाबाजी हो गई, तब 5 लोगों को, गरीब लोगों को फंसाया जाता है, टाली वाले को, रिक्शा वाले को, एक तो उसमें पागल भी था, फर्जी फंसा दिया गया। फिर 2 साल बाद बेचारे को केस ही छूट गया। तो देखिए कहीं ना कहीं हमारे में जो लड़कियां सोचिए कि बिना हिजाब करे या मर्दों के सामने नहीं आती हैं, उनको किस तरह उनकी आबरू लूटी गई है मैं आपसे बयान नहीं कर सकता हूँ। तो जब उनकी आबरू लूटी गई, 17 साल उस बात को हो गए, 17-18 साल हो गए, तब से अतीक अहमद आज तक चुनाव नहीं जीते हैं। सिर्फ हारते गए, घुसते गए, मट्टी में मिल गए। बिल्कुल। तो सुना आपने किस तरीके से अतीक का आतंक जो था, उसमें ना ही रिश्तेदार, ना ही नातेदार, ना ही धर्म, वो कुछ नहीं देखता था, वो सिर्फ और सिर्फ प्यासा था तो पैसों का। आपने सुना ही किस तरीके से मोहम्मद जिशान भाई ने उसके आतंक के बारे में बताया कि इस इलाके में किस तरीके से वो अपना पैठ बना कर रखता था, और उसको अपनी चर्चा कराने में कितनी मजा मिलती थी। आप सबकी क्या राय है इस पे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।